अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम CLT यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड के बारे में बात करेंगे, जो कि अब तक का सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है सेकेंड लैंग्वेज को सिखाने के लिए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका गोल ये होता है कि वो नेटिव्स के साथ उस सेकेंड लैंग्वेज में अच्छे तरीके से बातचीत कर सकें। अब ये CLT काफ़ी ब्रॉड अप्रोच है और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स पाए जाते हैं। आपको उन कंसेप्ट्स के ऊपर यूट्यूब पर अलग-अलग वीडियोस तो मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ मैं आपको इस एक ही वीडियो में CLT में मौजूद जितने भी मुश्किल कंसेप्ट्स हैं सबको एक ही दफ़ा में समझाने की मुकम्मल कोशिश करूँगा और ये कोशिश करूँगा कि आपको CLT के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएँ। सो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई एम सिमाब शिराजी एंड यू आर टेकिंग अ क्लास ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं, यानी कि वो रीज़न्स जिनकी वजह से ये CLT मेथड वजूद में आया। तो सबसे पहला रीज़न तो ये था कि पिछले जितने भी मेथड्स थे वो फेल होते जा रहे थे। सबसे पहले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आया, फिर डायरेक्ट मेथड और फिर ऑडियो लिंगुअल मेथड, लेकिन सबका ही ज़्यादा फोकस एक्यूरेसी पे था, यानी कि वो स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से सेंटेंसेस बोलना सिखाना चाह रहे थे। तो जब फोकस एक्यूरेसी पे रखा जाता तो स्टूडेंट्स सेंटेंसेस को एक्यूरेटली तो बोलने के काबिल हो जाते, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली नेटिव्स के साथ कम्युनिकेट करने के काबिल नहीं बन पाते। लेकिन 1950s के एंड में जब नॉम चॉम्स्की ने ऑडियो लिंगुअल मेथड और बिहेवियरिज्म को बुरे तरीके से क्रिटिसाइज किया और ऑडियो लिंगुअल मेथड की भी फेम डाउन हो गई और आहिस्ता आहिस्ता उसको भी फ्लॉप तस्वुर किया जाने लगा, तो फिर एक और बेहतर सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग मेथड की ज़रूरत महसूस हुई और एक बेटर लैंग्वेज लर्निंग मेथड की डिमांड बढ़ती गई और आखिरकार 1970s के दौरान इस डिमांड को पूरा किया गया और ये CLT मेथड को वजूद में लाया गया, जिसका बेसिक पॉइंट यानी कि बेसिक फोकस जो था वो कम्युनिकेशन पे था, यानी कि जो स्टूडेंट्स इस मेथड के ज़रिए सेकंड लैंग्वेज को लर्न करें वो नेटिव्स के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएँ। अब बात करते हैं कि इस लैंग्वेज मेथड यानी CLT की बेस किन थ्योरीज पर रखी गई। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा कि ऑडियो लिंगुअल मेथड की बेस बिहेवियरिस्ट थ्योरी थी, तो इस तरह से कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की बेस सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी या एक ही बंदे के काम पर नहीं बनी, बल्कि CLT जैसे मेथड को वजूद में लाने के लिए काफ़ी सारे लिंग्विस्ट और थ्योरिस्ट का रोल है, जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज पेश की और फिर उन थ्योरीज के ऊपर इस मेथड की बुनियाद रखी गई। सबसे पहले बात करते हैं माइकल हैलीडे की, जिसने सिस्टमिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स पे बहुत सारा काम किया। उसने लैंग्वेज को रिसोर्स ऑफ मीनिंग बोला, यानी कि लैंग्वेज जो भी होती है वो एक ज़रिया होती है किसी दूसरे को अपनी बात का मतलब समझाने का और उसकी बात को समझने का। इसी तरह लिंग्विस्टिक्स को उसने स्टडी ऑफ हाउ पीपल एक्सचेंज मीनिंग्स बाय लैंग्वेज बोला, यानी कि लिंग्विस्टिक्स वो चीज़ है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि लोग अपनी बातें एक दूसरे के साथ किस तरह से एक्सचेंज करते हैं। अब उसका ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा बेहतर था कि अगर हम किसी को अपनी बात का मतलब अच्छे से समझा सकते हैं और उसकी बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें लैंग्वेज आती है। इसी तरह अगर किसी बंदे ने सेकंड लैंग्वेज सीखी है और वो उस सेकंड लैंग्वेज में नेटिव्स को अपनी बात को अच्छे तरीके से समझा सकता है और उनकी बात को अच्छे तरीके से समझ सकता है, तो इसका मतलब ये है कि उसको वो सेकंड लैंग्वेज आ चुकी है। उसको हद दर्जे तक एक्यूरेसी में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा स्टीफन क्रेशन का इनपुट हाइपोथेसिस और मेरिल स्वेन का आउटपुट हाइपोथेसिस भी इस थ्योरी की बेस के तौर पर काम करता है, जहां स्टीफन क्रेशन ने ये बात बोली कि हम अगर स्टूडेंट्स को सेकंड लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो हमेशा हमें उनको इनपुट उनकी प्रोफिशिएंसी के लेवल से ज़रा सा ऊपर देनी चाहिए, यानी कि जो बच्चा सेकंड लैंग्वेज सीख रहा है उसका उस सेकंड लैंग्वेज में जितना लेवल हो चुका है, यानी उसको जितनी लैंग्वेज वो आ चुकी है, उसकी लैंग्वेज मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए उसको उससे थोड़ी सी हार्ड इनपुट दी जाए। यानी अगर स्टूडेंट्स को एक्टिव वाइज सेंटेंसेस बनाना आ चुके हैं तो उनको नेक्स्ट पैसिव वाइज सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करानी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि ये जो लैंग्वेज इनपुट है ये हमेशा उनके लेवल से थोड़ा सा ऊपर रहे और वो मज़ीद इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करते रहें। इसी तरह स्वेन का आउटपुट हाइपोथेसिस भी इसी से थोड़ा मिलता जुलता है, जहां स्वेन का ये मानना है सेकंड लैंग्वेज को अच्छे से सीखने के लिए आउटपुट भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
सिर्फ और सिर्फ इनपुट के ज़रिए हम सेकंड लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। यानी अगर स्टूडेंट्स को कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी चाहिए तो उन्हें सेकंड लैंग्वेज का आउटपुट भी देना पड़ेगा, यानी उस सेकंड लैंग्वेज को प्रैक्टिकली यूज़ भी करना पड़ेगा। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो जो लैंग्वेज उन्होंने पढ़ी थी या जो चीज़ें उन्होंने सीखी हैं या जो उन्होंने इनपुट की हैं, उनको प्रैक्टिकली यूज़ करने को स्वेन ने आउटपुट का नाम दिया है कि ये आउटपुट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर स्टूडेंट सेकंड लैंग्वेज को अच्छे से सीखना चाहते हैं। तो स्वेन के मुताबिक आउटपुट भी स्टूडेंट्स के लेवल से हमेशा ज़रा सा ऊपर होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स उस आउटपुट को अच्छे तरीके से दे पाने के लिए मोटिवेट रहें। इस इनपुट और आउटपुट मेथड का CLT में बहुत ही ज़्यादा रोल है, क्योंकि CLT के थ्रू स्टूडेंट्स को सेकंड लैंग्वेज सिखाने के लिए इन्हीं दोनों थ्योरीज को बेस बनाकर इनपुट और आउटपुट के ज़रिए स्टूडेंट्स को अच्छे से कम्युनिकेट करने के काबिल बनाया जाता है। अब CLT का लास्ट लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है वो है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी, जिसे सबसे पहले एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट डेल हाइम्स ने पेश किया, लेकिन फिर उसकी मज़ीद वजाहत माइकल कनेले ने अपने मॉडल ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में की। डेल हाइम्स का ये मानना था कि लैंग्वेज की ग्रामर और उसके सारे रूल्स को अगर सीख भी लिया जाए, लेकिन अगर उन रूल्स को सीखने के बाद बंदा नेटिव्स के साथ या किसी के साथ अच्छे तरीके से उस लैंग्वेज में बात नहीं कर सकता या उनकी बातों को अच्छे से नहीं समझ सकता, तो उसका उस लैंग्वेज की ग्रामर को और उसके रूल्स को सीखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। यानी कि बंदा कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसमें कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि वो लैंग्वेज को अच्छे तरीके से समझ सके और अच्छे तरीके से बोल सके। और इसके लिए माइकल हैलिडे ने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बोला है किसी लैंग्वेज के नेटिव्स के कल्चर को समझना। यानी कि हर जगह का कल्चर मुख्तलिफ होता है और कल्चर डिफरेंट होने की वजह से एक ही बात कई दफ़ा किसी एक एरिया में और मीनिंग दे रही होती है, लेकिन किसी दूसरे एरिया में वही बात डिफरेंट मीनिंग देती है। एक सादा सी मिसाल दूं तो जिस तरह हमारे यहाँ एक उल्लू को एक बेवकूफ़ सा परिंदा समझा जाता है और किसी की अगर इंसल्ट वगैरह करनी हो या किसी का मजाक उड़ाना हो तो उसको उल्लू या उल्लू का पट्ठा बोल दिया जाता है, लेकिन यही चीज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ में और तरीके से देखी जाती है। वहाँ पे उल्लू को एक समझदार परिंदा माना जाता है और किसी को अगर स्मार्ट या वाकई में बहुत ज़्यादा अक्लमंद बोलना हो यानी उसकी तारीफ़ करनी हो तो तब उसको उल्लू के साथ तशबीह दी जाती है। तो हैलिडे का ये मानना था कि अगर एक बंदे ने लैंग्वेज तो सीख ली लेकिन उसने उसके कल्चर के बारे में कोई भी मालूमात हासिल नहीं की, तो जिस तरह के मैंने आपको अभी उल्लू वाली मिसाल दी, इस तरह अगर कोई बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज सीखेगा और वहाँ पे वो जाएगा और उसकी अगर तारीफ़ करते हुए किसी नेटिव ने उसको उल्लू के साथ तशबीह दे दी कि यू आर एज वाइज एज एन ओल, तो हो सकता है उसको ये बात समझ ना आए या वो इस बात का गलत मीनिंग ले ले कि शायद ये बंदा मेरी बेइज्जती करके चला गया है, मुझे उल्लू के साथ मिला के चला गया है। तो इसी थ्योरी के चलते CLT मेथड की भी बेस यही है, उसका भी मेन पॉइंट यही है कि बंदे में कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी आनी चाहिए। अब इस कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी की मज़ीद वजाहत माइकल कनेले ने अपने मॉडल ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में की, जहां उसने कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी को 4 पार्ट्स में तकसीम किया। पहला ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, यानी कि जो बच्चा सेकंड लैंग्वेज सीख रहा है उसको सबसे पहले तो ग्रामर में काफ़ी अच्छा होना चाहिए, यानी कि उसको ग्रामर आनी चाहिए। ये नहीं कि बाकी पिछले मेथड्स की तरह बिल्कुल उसको ग्रामर आई ना और वो सिर्फ लैंग्वेज बोलता चला जाए और उसमें कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी हासिल कर ले। इस तरह से उसको कॉम्पिटेंट नहीं बोला जा सकता। सबसे पहले उसको ग्रामर के रूल्स वगैरह के बारे में अच्छा पता होना चाहिए, फिर उसके बाद उसकी डिस्कोर्स कॉम्पिटेंसी देखी जाएगी, यानी कि वो बातचीत में कितना अच्छा है। वो अगर किसी से बात करता है तो उसको अपनी बात अच्छे से समझा पाए, उसकी बात को अच्छे से समझ पाए, ये होती है डिस्कोर्स कॉम्पिटेंसी। फिर आगे सोशियो लिंग्विस्टिक्स कॉम्पिटेंसी कि हमें अगर कल्चर के बारे में नहीं पता होगा तो हम काफ़ी सारी बातों का गलत मीनिंग ले लेंगे। तो यही सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी होती है कि नेटिव्स एक ही सेंटेंस का किस जगह पे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ उसको पता होनी चाहिए। फिर लास्ट में उसने स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस के ऊपर बात की कि जो बंदा सेकंड लैंग्वेज में अगर किसी से बात कर रहा है तो उसको उस लैंग्वेज में स्ट्रेटजीज यूज़ करनी आनी चाहिए। यानी कि अगर उसकी वोकैबुलरी कहीं पे कम पड़ रही है और उसको किसी चीज़ का नाम नहीं आ रहा
तो उसको इतना काबिल होना चाहिए कि वो उसको किसी और तरीके से एक्सप्लेन कर ले, या तो वो इशारों से उस चीज़ को बता दे या सर्कमलोकेशंस का यूज़ करे। सर्कमलोकेशंस बेसिकली ये होते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ का नाम नहीं आ रहा तो आप उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन कुछ और वर्ड्स में बयान कर दें। फिर से इसको एक आम मिसाल में बयान करूं तो मिसाल के तौर पे अगर किसी बच्चे को ये भूल गया कि बिल्ली को इंग्लिश में कैट कहते हैं, तो फिर भी उसकी लैंग्वेज कम्पिटेंसी इतनी होनी चाहिए कि वो बग़ैर कैट वर्ड का यूज़ किए अगले बंदे को ये समझा दे कि वो बिल्ली के ही बारे में बात कर रहा है। मिसाल के तौर पे अगर उसको कैट का वर्ड नहीं आता तो वो उसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता है कि दैट 4-legged स्मॉल एनिमल विच सेज मियाऊ मियाऊ, या इस तरह से वो कुछ भी वर्ड्स को यूज़ करे लेकिन अगले बंदे को एटलीस्ट समझा दे कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। या इसके अलावा अगर किसी को उसकी बात अच्छे से समझ नहीं आई तो वो अपनी बात को दूसरे अल्फाज में बयान करने के काबिल हो। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहता हूँ कि कल स्कूल से छुट्टी है और आपको मेरी ये बात समझ नहीं आई, आप मुझसे फिर से पूछते हो कि इस सेंटेंस का क्या मतलब है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करके ये बता दूं कि कल स्कूल ना आना, कल आराम करना, मज़े करो। तो आपकी कोई बात अगर सामने वाले को समझ ना आए तो आप उसको रीफ्रेज करके अगले को समझा दें। ये होती है स्ट्रेटेजिक कम्पिटेंस। और इन चारों यानी ग्रामेटिकल कम्पिटेंस, डिस्कोर्स कम्पिटेंस, सोशियो लिंग्विस्टिक्स कम्पिटेंस और स्ट्रेटेजिक कम्पिटेंस को मिला के बनती है कम्युनिकेटिव कम्पिटेंस। और यही कम्युनिकेटिव कम्पिटेंस फोकस है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का। तो अब ये होप करते हुए कि आपको ये सारे कंसेप्ट यानी इनपुट, आउटपुट और कम्युनिकेटिव कम्पिटेंस की थ्योरीज अच्छे से समझ में आ चुकी हैं, तो अब मूव करते हैं CLT के फीचर्स की तरफ कि CLT में आखिर होता क्या है। तो अब अगर आपको इसकी थ्योरीज अच्छे से समझ आ चुकी हैं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके फीचर्स को एक एक करके काफ़ी लंबे से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही थोड़ी सी चीज़ें थीं जिनको समझना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी। बाकी इसके फीचर्स सारे बेसिक और सिंपल से ही हैं, जिनमें से काफ़ी सारे तो हम पिछले मेथड्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहला इसका फोकस था कम्युनिकेशन पे, जो कि मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया है कि इसका सबसे बड़ा फोकस कम्युनिकेटिव कम्पिटेंसी ही है कि बच्चे को नेटिव्स के साथ सेकंड लैंग्वेज में अच्छे से बातचीत करने के काबिल हो जाना चाहिए। दूसरा इसका फीचर ये है कि पिछले मेथड्स में जिस तरह से लैंग्वेज के कंपोनेंट्स को अलग-अलग से ट्रीट किया जाता था, यानी कि जैसे GMT में रीडिंग एंड राइटिंग पे फोकस किया गया, फिर डायरेक्ट मेथड में लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे फोकस किया गया, इसी तरह ऑडियो लिंगुअल मेथड में भी स्पीकिंग एंड लिसनिंग और रीडिंग और राइटिंग पे अलग-अलग से फोकस किया गया और इन सब स्किल्स को अलग-अलग सिखाया गया। लेकिन CLT में ये चीज़ नहीं थी। CLT में इन सब की इंटीग्रेशन थी, यानी कि इन चारों स्किल्स को अलग-अलग तस्वुर नहीं किया जाता था और अलग-अलग से नहीं सिखाया जाता था। CLT में ये माना जाता है कि ये चारों स्किल्स एक ही हैं और एक बंडल की सूरत में सेकंड लैंग्वेज लर्नर को सिखाई जाती थी ताकि वो सेकंड लैंग्वेज में अच्छे से कॉम्पिटेंट बन पाए। तीसरा, इस मेथड में भी ऑडियो लिंगुअल मेथड की तरह ऑथेंटिक लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, यानी कि जो रियल लाइफ के टेक्स्ट या कन्वर्सेशंस या पॉडकास्ट होती हैं उनके ज़रिए लैंग्वेज को सिखाया जाता था और रियल लाइफ टास्क की प्रैक्टिस करवाई जाती थी। यानी कि शॉपिंग एक टास्क है, शॉपिंग का टास्क या टिकट बुक करवाने का टास्क, इस तरह से टास्क दिए जाते और उन टास्क के ऊपर सेकंड लैंग्वेज में बच्चों से प्रैक्टिस करवाई जाती ताकि बच्चों का जब इन टास्क से रियल लाइफ में आमना सामना हो तो वो इनको सेकंड लैंग्वेज में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो ये रियल लाइफ टास्क बच्चों के लिए काफ़ी मोटिवेशन का बायस बनते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि जो चीज़ हम सीख रहे हैं इनका रियल लाइफ में हमसे आमना सामना होने वाला है। GTM मेथड की तरह ये नहीं कि हमने चीज़ें सीखी तो हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि इनको यूज़ कहाँ पे करना है। फिर इसकी एक और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इसमें ऑडियो लिंगुअल मेथड की तरह टास्क्स वगैरह की प्रैक्टिस तो करवाई जाती थी, लेकिन टोटली उनकी ड्रिलिंग करवा के इन सेंटेंसेस को उनकी हैबिट बनाने की कोशिश नहीं की जाती थी, बल्कि उनको सिर्फ सिखाया जाता था और फिर जब उनको उन सिचुएशंस में छोड़ा जाता था तो वो अनरिहर्स्ड सिचुएशंस होती थी, यानी कि उन बच्चों ने उन सिचुएशंस की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की हुई होती थी। उन्होंने लैंग्वेज को सीखा होता था, उनकी प्रैक्टिस की होती थी, उनकी वोकैबुलरी भी उन्हें आती थी, लेकिन उस वोकैबुलरी को, उस प्रैक्टिस को मज़ीद किस तरह से क्रिएटिवली यूज़ करना है ये स्टूडेंट्स के ऊपर होता था और वो अपनी उस सीखी हुई नॉलेज को क्रिएटिवली यूज़ करते थे और इस तरह से वो लर्न करते थे।
پھر اسی طرح ڈیل ہائمز کی تھیوری کے مطابق کنٹیکسچوائلائزیشن پہ بھی کافی زیادہ زور تھا کہ کس کنٹیکسٹ میں کون سا سنٹینس کس طرح کا میننگ دے رہا ہے، اس چیز کا اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر انگلش لینگویج میں آئی گاٹ سم تھنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ حاصل کر لیا ہے یا مجھے کچھ ملا ہے، لیکن اگر آپ کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہ رہے ہو اور وہ سامنے سے یہ بولتا ہے کہ آئی گاٹ یو، تو اس کا اس کنٹیکسٹ میں یہ مطلب نہیں بنے گا کہ اس نے آپ کو حاصل کر لیا۔ یہاں پہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں آپ کی بات کو سمجھ چکا ہوں، آئی گاٹ یو۔ پھر اسی طرح اگر ایک آفس میں ایک امپلائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو اس کے ساتھ والا امپلائی اس کو بولتا ہے کہ یو کین لیو برو، آئی گاٹ یو، کہ آپ چھٹی کر جاؤ، میں سنبھال لوں گا۔ اس کنٹیکسٹ میں آئی گاٹ یو کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں تمہاری بات کو سمجھ چکا ہوں، تمہیں چھٹی کی ضرورت ہے، تم چھٹی کر جاؤ۔ یہاں پہ اس کی بات کا مطلب یہ ہوگا آئی گاٹ یو، کہ میں تمہارے پیچھے سے تمہارے کام کو سنبھال لوں گا، تم جا کے ریسٹ کرو۔ تو ایسی جگہوں پہ کنٹیکسٹ کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کنٹیکسٹ اور انٹر کلچرل کمپیٹنس میں بہت ہی زیادہ فوکس کیا جاتا تھا اس سی ایل ٹی میتھڈ میں۔ اس کے علاوہ اس سی ایل ٹی میتھڈ میں ٹیچر کا رول صرف اور صرف ایک مانیٹر یا فیسیلیٹیٹر کا ہوتا تھا، جو کہ اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کرتا تھا سیکنڈ لینگویج کو سیکھنے میں، نہ کہ پچھلے میتھڈز کی طرح کلاس کا اور ساری ٹیچنگ کا کرتا دھرتا وہ اکیلا انسان ہی ہوتا تھا۔ یہاں پہ اسٹوڈنٹس پہ زیادہ فوکس ہوتا تھا، اسٹوڈنٹس کو ٹاسکس دیے جاتے تھے، اسٹوڈنٹس پریکٹیکلی ساری چیزوں کو یوز کرتے تھے، پریکٹیکل اپنی لینگویج کو ان ریہرس سچویشنز میں استعمال کرتے تھے۔ تو اس میتھڈ میں زیادہ رول اسٹوڈنٹس کا ہوتا تھا بنسبت کے ٹیچر کے۔ اس کے علاوہ اس میتھڈ میں ایررز کو کمی یا لرننگ میں فیلئر سمجھنے کی بجائے ایک نیچرل چیز مانا جاتا ہے کہ ایررز لرننگ کا ایک نیچرل پارٹ ہیں اور لرننگ میں ایررز ضروری ہیں۔ بچے ایررز سے ہی سیکھتے ہیں، یعنی وہ غلطیاں کریں گے تبھی تو وہ سیکھیں گے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بچے نے اگر کوئی غلطی کی تو فٹافٹ اس کو بولو کہ اوئے 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 نہیں 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 نہیں، یہاں تم نے یہ سنٹینس غلط بولا ہے، یا اس سنٹینس میں اس جگہ پہ تمہاری غلطی ہے، دوبارہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو ٹھیک کرو۔ بلکہ بچوں کو پہلے تو غلطی کرنے دی جاتی تھی اور کوشش کی جاتی تھی کہ بچہ خود اپنی غلطیوں سے سیکھے، یعنی کہ وہ پریکٹیکلی اگر کسی سنٹینس کو غلط بول رہا ہے تو وہ جب باہر ریئل لائف سچویشنز میں اس ٹاسک کو دوبارہ سے کرے گا تو وہاں جب وہ نیٹیوز کو وہی سنٹینس دوبارہ سے بولتا سنے گا یا ان سنٹینسز سے اس کا دوبارہ سے پالا پڑے گا تو وہ خود ہی اس کو ریئلائز ہوگا کہ یہاں پہ میں غلط ہوں اور وہ ان کو آٹومیٹیکلی ٹھیک کر لے گا۔ اس کے علاوہ آڈیو لنگول میتھڈ کی ہی طرح اس میتھڈ میں بھی مدر ٹنگ پہ مکمل طور پہ پابندی تھی، لیکن جہاں پہ حد سے زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے وہاں پہ آپ اسٹوڈنٹ کی مدر ٹنگ کا یوز کر کے اس کو کوئی بات سمجھا سکتے ہیں، لیکن کوشش یہی کرنی ہوتی ہے کہ ساری کی ساری لرننگ سیکنڈ لینگویج میں ہی ہو اور اسٹوڈنٹس کی مدر ٹنگ کا یوز نہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں سی ایل ٹی میتھڈ کی ٹیکنیکس اور اس کے سلیبس کے بارے میں کہ اس میں سلیبس کس طرح کا ہوتا تھا اور پڑھائی یعنی سیکنڈ لینگویج کس طرح سے سکھائی جاتی تھی۔ تو جہاں تک سلیبس کی بات ہے، سلیبس اس میں نوشنل فنکشنل سلیبس یوز کیا جاتا تھا۔ یہ بھی ایک کنسیپٹ ہے ایک طرح کے سلیبس کا کہ جس میں ٹاسکس کرتے ہوئے بچے جب کوئی کام کرتے تھے تو اس کام کو فنکشن بولا جاتا تھا، یعنی کہ ایسا کام جس میں لینگویج کا استعمال ہو رہا ہو۔ مثال کے طور پہ ایک نوشن ہے شاپنگ، اور اس نوشن کے اندر بہت سارے فنکشن ہیں، یعنی کہ ایک بچہ جب شاپنگ کرنے جائے گا تو وہاں پہ وہ لینگویج کا یوز کرتے ہوئے بہت سارے فنکشنز کو استعمال کرے گا۔ یعنی اگر وہ شاپنگ کے دوران کسی سے پوچھتا ہے کہ فلاں چیز کہاں پہ پڑی ہے تو یہ بھی ایک فنکشن ہے۔ پھر اگر وہ اس چیز کی پرائس پوچھتا ہے تو یہ پرائس پوچھنا بھی ایک فنکشن ہے۔ پھر اگر وہ اس چیز کو بائی کرنے کے لیے بارگیننگ کرتا ہے تو بارگیننگ بھی ایک فنکشن ہے۔ لیکن ان سارے فنکشنز کو وہ کس کنٹیکسٹ میں یوز کر رہا ہے، وہ کنٹیکسٹ نوشن کہلائیں گے۔ اب کئی دفعہ ایک ہی چیز نوشن بھی ہوتی ہے اور وہی چیز فنکشن بھی ہوتی ہے، لیکن سلیبس میں اسٹوڈنٹس کو نوشنز کے اوپر مکمل طور پہ ووکیبلری سکھا دی جاتی تھی یا اس کے اوپر سینٹینسز سکھا دیے جاتے تھے، ان کی پریکٹس کروائی جاتی تھی، پھر وہ ان نوشنز کے اندر فنکشنز خود سے انجام دیتے تھے۔ مثال کے طور پہ ٹائم ایز اے کنٹیکسٹ ایک نوشن ہے اور اس نوشن کے اوپر بچے کو یا اسٹوڈنٹ کو سیکنڈ لینگویج میں ساری ووکیبلری سکھا دی جائے گی کہ پاسٹ میں ٹائم کو کس طرح سے یوز کرنا ہے یا بتانا ہے، پریزنٹ میں کس طرح سے یوز کرنا ہے، فیوچر میں کس طرح سے یوز کرنا ہے۔ تو پھر اسی طرح اگر وہ بچہ کسی سے جا کے ٹائم پوچھتا ہے تو یہ پھر وہ ایک فنکشن سر انجام دے رہا ہے۔ یہ ٹائم پوچھنا ایک فنکشن ہے،
या अगर वो किसी को टाइम के बारे में बताता है तो ये यहाँ पे वो एक फंक्शन कर रहा है, और इस फंक्शन को करने के लिए वो अपनी पुरानी लर्निंग जहाँ पे उसने टाइम के नोशन के बारे में सारे सेंटेंसेस सारी वोकैबुलरी सीखी थी उसको यूज़ करके वो सामने वाले को टाइम बताएगा और इस फंक्शन को कंप्लीट करेगा। जहाँ तक बात रही टेक्निक्स की, तो सबसे पहली और बेसिक टेक्निक तो इंटरव्यू की होती है कि टीचर बच्चों से इंटरव्यू लेता है, सवाल जवाब करता है उनका लेवल चेक करने के लिए कि सेकंड लैंग्वेज में उनका क्या लेवल है या वो किस हद तक कॉम्पिटेंट हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ की बात करें तो बच्चों से रोल प्लेस करवाए जाते हैं, यानी कि अगर उनसे शॉपिंग का टास्क करवाना है और उसके बारे में उनको सारी चीज़ें सिखानी हैं तो एक बच्चे को रोल दिया जाएगा कि तुम ऐसे करो, तुम कैशियर बन जाओ, और तुम ऐसे करो कि तुम ग्राहक बन जाओ, और दोनों किसी चीज़ की कीमत पर आपस में बार्गेनिंग करो। इस तरह से स्टूडेंट्स को डिफरेंट रोल्स दिए जाते थे और वो उन रोल्स को प्रैक्टिकली निभाते हुए लैंग्वेज को लर्न करते थे। फिर इसके अलावा एक ओपिनियन शेयरिंग का टास्क होता है CLT मेथड में कि अगर क्लास में कोई टीचर स्टूडेंट्स को एक वीडियो दिखाता है और फिर स्टूडेंट्स को बोलता है कि आप अपने अपने ओपिनियंस शेयर करें इस वीडियो के बारे में, कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर या तो स्टूडेंट्स कई दफ़ा टीचर के साथ अपना ओपिनियंस शेयर करते हैं, कई दफ़ा स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि आप आपस में अपने अपने ओपिनियंस एक दूसरे के साथ शेयर करें कि आपको जो अभी मैंने वीडियोस दिखाई आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा CLT मेथड में स्कैवेंजर हंट की भी एक टेक्निक यूज़ की जाती है जिसमें बच्चे को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, या अगर उसको किसी चीज़ के बारे में अच्छे से प्रैक्टिस करवानी है तो उसको वो टास्क इस तरह से दे दिया जाता है कि उसकी उस बारे में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। यानी कि अगर किसी बच्चे को ये सिखाना मकसूद है कि वो अपनी डेट ऑफ बर्थ पूछना और बताना सीख जाए तो उसको स्कैवेंजर हंट के तौर पे ये टास्क दे दिया जाएगा कि हाँ बेटा, जिस मंथ में आपकी डेट ऑफ बर्थ है मुझे ये बताओ कि इस क्लास में बाकी कौन कौन से स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ इसी मंथ में आती है। तो वो स्टूडेंट बारी बारी सबके पास जाएगा, सबसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और कॉपी पे नोट करेगा, फिर फाइनली आगे टीचर को दिखाएगा। तो इस चक्कर में उस स्टूडेंट की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी डेट ऑफ बर्थ बताने या पूछने में। फिर एक इन्फॉर्मेशन गैप की टेक्निक होती है जिसमें एक बच्चे के पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि दूसरे के पास नहीं होती, और उस बच्चे ने दूसरे को एक्सप्लेन करना होता है या बताना होता है कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है। मिसाल के तौर पे एक बच्चे को एक तस्वीर दिखाई जाती है और दूसरे को नहीं दिखाई जाती, और वो बच्चा दूसरे को एक्सप्लेन करता है सेकंड लैंग्वेज में कि मैंने अभी कौन सी तस्वीर देखी या मैंने जो तस्वीर देखी उसमें क्या था। इसके अलावा एक ग्रुप वर्क की टेक्निक भी यूज़ होती थी जिसमें बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाते थे, यूजुअली 6 बच्चों का एक ग्रुप, और हर ग्रुप को एक ही टास्क दिया जाता था। मिसाल के तौर पे उनको एक प्रेजेंटेशन बनाने का कहा जा सकता है, और हर ग्रुप में हर बच्चे का एक रोल होता था, यानी कि उसको सिर्फ अपने हिस्से का काम करना होता था। मसलन अगर एक चैप्टर है तो उसमें कुछ पैराग्राफ्स एक बच्चे ने करने हैं, कुछ दूसरे ने, कुछ तीसरे ने, और इस तरह फाइनली 6 बंदों ने मिलके एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है और वो टीचर्स को देनी है। तो ये और इस तरह की कुछ बेसिक टेक्निक्स को यूज़ करके CLT मेथड में बच्चों को सेकंड लैंग्वेज सिखाई जाती थी, जो कि आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी हैं। अब हम फाइनली मूव करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ, जिनसे हमें ये पता चलेगा कि आखिर कौन से ऐसे रीज़न्स थे जिनकी वजह से CLT मेथड इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, और इसमें कौन कौन से ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं जिनके ऊपर इसको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। तो सबसे पहले इसके एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला और बेसिक और फर्स्ट एडवांटेज तो इसका यही है कि ये कम्युनिकेशन पे ज़ोर देता है, और कम्युनिकेशन भी अलग-अलग चीज़ों पे नहीं, यानी कि स्पीकिंग अलग, लिसनिंग अलग से नहीं सिखाई जाती, बल्कि सारी चीज़ों को मिला के एक मुकम्मल कम्युनिकेशन पे ज़ोर दिया जाता है कि बंदा कम्युनिकेशन में कॉम्पिटेंट हो। इसके अलावा दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि इसमें जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं वो बच्चों से रियल लाइफ में यूज़ करवाई जाती हैं, और जब बच्चे उनको रियल लाइफ में यूज़ करते हैं तो वो मोटिवेटेड रहते हैं मज़ीद लैंग्वेज को सीखने के लिए। इसमें बच्चों के मोटिवेटेड रहने की एक और वजह यह भी होती है कि इस मेथड में भी ऑडियो लिंगुअल मेथड की तरह ऑथेंटिक लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, यानी कि रियल लाइफ के मटेरियल्स, पॉडकास्ट, रियल लाइफ टेक्स्ट वगैरह। फिर क्योंकि इस लैंग्वेज के जो टास्क वगैरह होते हैं जो कि बच्चों को प्रैक्टिकली करने होते हैं, वो ऑडियो लिंगुअल मेथड की तरह 100%
रट्टा लगे हुए नहीं होते, बल्कि स्टूडेंट्स उनको अपने मुताबिक क्रिएटिवली सर अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से उनमें क्रिएटिविटी और कॉम्पिटेंस बढ़ती है। फिर इसके अलावा क्योंकि कंटेक्चुअलाइजेशन और कल्चरल अवेयरनेस के ऊपर भी इस मेथड में फोकस होता था, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जब लैंग्वेज को सीख जाते थे, क्योंकि उनके पास कंटेक्स्ट की नॉलेज और कल्चरल अवेयरनेस होती थी, तो वो नेटिव्स की बातों को अच्छे से समझने के काबिल होते थे और उनकी बातों का गलत मीनिंग नहीं लेते थे। फिर एक और इसका एडवांटेज ये था कि ये मेथड लर्नर सेंटर्ड मेथड है, यानी इस मेथड में टीचर से ज़्यादा लर्नर का रोल है, और ये मेथड टीचर से ज़्यादा लर्नर पे फोकस करता है कि स्टूडेंट के ऊपर किस तरह से काम करना चाहिए और स्टूडेंट्स को किस तरह से प्रैक्टिकली सेकंड लैंग्वेज को सिखाना चाहिए। और क्योंकि इस मेथड में स्टूडेंट का इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल रोल होता है, तो इसी प्रैक्टिकल रोल की वजह से स्टूडेंट सेकंड लैंग्वेज को इंटरेस्टिंगली सीखता है और वो बोर नहीं होता। इसके अलावा इस मेथड में एरर टॉलरेंस भी पाई जाती है, यानी कि अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसको डीमोटिवेट नहीं किया जाता, बल्कि पहले तो इस बात का इंतज़ार किया जाता है कि बच्चा गलती को खुद ही सुधार ले, जो कि वो बहुत ही ज़्यादा बार खुद ही सुधार भी लेता था, लेकिन उसको उसकी गलती तब बताई जाती थी जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो और वो बच्चा उस गलती को खुद से ठीक करने के काबिल ना हो। फिर क्योंकि इस मेथड में एक्यूरेसी से ज़्यादा फ्लुएंसी पे ज़ोर था, जिसकी वजह से जो बच्चे लैंग्वेज को इस मकसद से सीखते थे कि वो नेटिव्स के साथ अच्छे से कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंसी के साथ बात कर पाएँ, तो वो इसमें पूरी तरह से कामयाब रहते थे। और अभी भी जो बच्चे इस लर्निंग मेथड के थ्रू लैंग्वेज को सीखते हैं, वो नेटिव्स के साथ अच्छे से बात करने के काबिल होते हैं, क्योंकि ये मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और ऑडियो लिंगुअल मेथड की तरह ग्रामर पे हद से ज़्यादा फोकस नहीं करता और ग्रामर की हर छोटी छोटी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करके बच्चे को डीमोटिवेट नहीं करता, बल्कि उसको बोलना सिखाया जाता है, उसको कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि आप बोलो, और फिर आखिरकार बच्चा कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंसी के साथ बात करने के काबिल बन जाता है। बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की कि जिनकी वजह से इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ, तो उनमें पहला पॉइंट तो ये आता है, इस मेथड के ज़रिए सिखाने के लिए टीचर को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और ट्रेंड होना चाहिए। यानी कि इस मेथड के थ्रू स्टूडेंट्स को सेकंड लैंग्वेज सिखाने के लिए अगर आप किसी टीचर को हायर करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो टीचर एक्सपीरियंस्ड हो और इस मेथड में लैंग्वेज सिखाने के लिए वेल ट्रेंड हो, उसको इस मेथड की हर चीज़ के बारे में पता हो, ताकि वो बच्चों में नेटिव लाइक फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंट पैदा कर पाए। तो ऐसे टीचर का मिलना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, तो इस वजह से ये इस मेथड का एक काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है। फिर एक और इसमें बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें फ्लुएंसी पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, लेकिन क्योंकि एक्यूरेसी पे इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जाता, इस वजह से ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज को एकेडमिक पर्पस के लिए सीखना है या ऑफिशियल लेवल में बातचीत करने के लिए सीखनी है, तो वो अगर इस मेथड के थ्रू लैंग्वेज सीखेंगे तो वो फ्लुएंसी तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन वो एक्यूरेसी अचीव नहीं कर पाएंगे जो उनका पहला मकसद था। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज ही है कि ऐसे स्टूडेंट जिनका गोल एक्यूरेसी हो, जिनको फ्लुएंसी से ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत हो, उनके लिए ये लैंग्वेज मेथड बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। फिर इसके अलावा ये काफ़ी लंबा और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जिसमें सोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होते हैं। अब अमेरिका में ये वाइडली यूज़ हो रहा है, वहाँ पे तो चलो इदारों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा और टाइम है, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि पहले तो एक अच्छे टीचर का इंतखाब किया जाए, फिर उसके बाद बच्चों के लिए प्रैक्टिकल टास्क्स अरेंज किए जाएं और फिर उनको रियल लाइफ में वो प्रैक्टिकल टास्क्स करवाए भी जाएं। तो ये इंडीड एक काफ़ी लंबा और डिफ़िकल्ट प्रोसेस बन जाता है, जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। फिर ये सिर्फ उन्हीं ममालिक के लिए ज़्यादा बेस्ट है जहाँ पे कोई दूसरी कंट्री से स्टूडेंट्स हिजरत करके आएँ और वहाँ पे रहकर वो उनकी लैंग्वेज सीखना चाहें। मिसाल के तौर पे यहाँ से कोई अमेरिका जाए और वो इंग्लिश सीखना चाहे, तो वो जब रियल लाइफ टास्क करेगा तो उनका अंग्रेज़ों या अमेरिकन के साथ ही आमना सामना होगा, तो वो उनके साथ इंग्लिश में बात करेगा और अपने टास्क का प्रैक्टिकल इस्तेमाल करेगा, यानी उनको प्रैक्टिकली डन करेगा। लेकिन ऐसा ही अगर पाकिस्तान में हो, यानी अगर पाकिस्तान में किसी को फ्रेंच लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है और उनके लिए मिसाल के तौर पे टास्क अरेंज कर भी लिए जाएं, यानी हमने स्टूडेंट्स के लिए शॉपिंग का टास्क अरेंज किया
और उनको फ्रेंच लैंग्वेज में शॉपिंग की सारी वोकैबुलरी वगैरह सिखा दी, तो वो जब शॉपिंग करने जाएंगे तो वहाँ पे उनका सामना फ्रेंच लोगों के साथ तो होगा नहीं, वहाँ पे तो सारे उर्दू वाले बैठे हुए हैं या ज़्यादा से ज़्यादा वो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स बोलेंगे। तो उन टास्क का प्रैक्टिकल यूज़ वो यहाँ पे कैसे करेंगे? तो ये मेथड सबसे ज़्यादा बेस्ट उन्हीं कंट्रीज़ में यूज़ होता है जिन कंट्रीज़ में वो वाली लैंग्वेज बोली जा रही है। फिर इसके अलावा इस मेथड में एक सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने आपको इस मेथड की टेक्निक्स में ये बताया था कि बच्चे किस तरह ग्रुप्स में एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी कि एक बच्चे को लैंग्वेज सीखनी है तो उसको बाकी क्लास के बच्चों के साथ आमना सामना लाजमी रहता है, उसका उनके साथ वास्ता पड़ता है। और अगर ग्रुप्स बनते हैं, 6-6 बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है, तो सारे बच्चे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, तब एक टास्क कंप्लीट होता है। तो इस मेथड में बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है कि सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे को सपोर्ट करें, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई दफ़ा कुछ स्टूडेंट्स बीच में थोड़े से उल्टे दिमाग के भी होते हैं और कुछ को वैसे ही शरारतें ज़्यादा करना पसंद होता है और कुछ वैसे ही नेचुरली ही सपोर्टिव नहीं होते, उनको अकेले सीखने में ज़्यादा मज़ा आता है या अकेले सीखने में वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स या तो दूसरों के लिए ख़राबी पैदा करते हैं या उनके लिए ख़ुद ख़राबी पैदा होती है और वो लैंग्वेज को अच्छे तरीके से लर्न नहीं कर पाते। इस तरह के स्टूडेंट्स भी इस लैंग्वेज मेथड के लिए एक बड़ा डिसएडवांटेज हैं। फिर आखिर में इस मेथड के थ्रू असेसमेंट भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। जिस तरह से जीटीएम मेथड में बड़ी आसानी के साथ एक रिटन टेस्ट लेके बच्चों की असेसमेंट की जा सकती है कि कौन सा स्टूडेंट किस लेवल पे है, इस तरह इस मेथड में मुमकिन नहीं है। इस मेथड में सारे स्टूडेंट्स का अलग-अलग टेस्ट लिया जाता है, जैसे कि आइल्ट्स में टेस्ट होते हैं। अगर आपने आइल्ट्स का कोई टेस्ट दिया होगा तो आपको पता होगा उसके बारे में, लेकिन अगर नहीं भी दिया तो चलो खैर है, आपके लिए सिर्फ इतना जानना काफ़ी है कि इस मेथड के थ्रू हर स्टूडेंट का अलग से टेस्ट लिया जाता है ताकि उसकी असेसमेंट की जा सके कि इस स्टूडेंट का लेवल किस हद तक ऊपर गया है। तो अब सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को देखने के बाद कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज लर्निंग मेथड यानी CLT पिछले जितने भी मेथड्स थे उन सब से ज़्यादा बेस्ट है। अब कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट तो हो नहीं सकती, हर चीज़ में कुछ ना कुछ खामियां तो होती ही हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ों पे तो समझौता करना ही पड़ता है। एक बंदा अगर ये चाहता है कि उसकी 100% एक्यूरेसी भी हो और उसकी 100% फ्लुएंसी यानी कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस भी हो, तो फिर ऐसा तो इतनी जल्दी करना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन इस मेथड के थ्रू ऐसे बच्चे जो मूवीज़ देख के उनको अच्छे से समझ के एंजॉय करना चाहते हैं, या अगर फेसबुक पे उनके किसी दूसरी कंट्री के काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स हैं उनके साथ वो अच्छे से बातचीत करना चाहते हैं, या अगर वो ख़ुद हिजरत करके किसी दूसरी कंट्री में चले गए हैं और वहाँ के नेटिव्स के साथ बातचीत करना उनका मकसद है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये लैंग्वेज मेथड अभी तक सबसे बेस्ट मेथड है जो कि सबसे अच्छे रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ उस क्रिटिसिज्म का यूज़ करके इसके बाद भी काफ़ी सारे मेथड्स बनाए गए, लेकिन वो मेथड इस मेथड जितनी अचीवमेंट्स हासिल नहीं कर पाए। अगर इंटरनेट पे सर्च मारी जाए तो बहुत सारी कंपनीज़ और बहुत सारी वेबसाइट्स ने लैंग्वेज मेथड्स की रैंकिंग्स में CLT को नंबर 1 पे रखा है कि ये लैंग्वेज मेथड्स में सबसे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करने वाला मेथड है। तो आई होप कि आपको इस मेथड में जितने भी कंसेप्ट्स यूज़ होते थे या होते हैं वो सारे के सारे अच्छे से समझ में आए हैं, और अब आपको इसका एक एक कंसेप्ट अलग-अलग समझने के लिए दर दर की ठोकरें खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब अगर एग्ज़ाम्स में इस मेथड के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया है उसके नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर मेरी इतनी मेहनत पर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं अब मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।